हेलो स्टूडेंट्स, शाश्वती शिक्षण संस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे एग्रोन 211 यानी कि खरीफ क्रॉप्स। और जो आप आज की अपनी क्रॉप है उसका नाम है मूंगफली, कहने का मतलब ग्राउंड नट। बात करते हैं पहले पॉइंट की। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया, यह जो वर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक लैंग्वेज का जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले है अरेकिस यानी कि अरेकिस, जिसका मतलब है दलहन यानी कि लेग्यूम। और जो दूसरा वर्ड है हाइपोजिया, जिसका मतलब है भूमि के अंदर बनने वाली फली। कहने का मतलब फली जो क्या है भूमि के अंदर बनती है, इसलिए इसका बॉटनिकल नेम रखा गया है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस यानी कि दलहन यानी कि लेग्यूम, हाइपोजिया यानी कि जो पोड यानी कि फली है वो जो भूमि के अंदर बनती है, इसलिए इसका पूरा नाम है अरेकिस हाइपोजिया। और इसकी जो फैमिली है, अब बात करें अब फैमिली की, वो है फैबेसी। उसके बाद इसके जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो है 2n बराबर 40, जिनकी क्या है खेती की जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, खेती करने के लिए है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है। लेकिन जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उनके अंदर है 2n बराबर 20 क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद बात करें इसके ओरिजिन की। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, उनका मत है कि इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ अमेरिका। लेकिन ब्राज़ील को भी इसका ओरिजिन माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ये हो गया इसका ओरिजिन की बात। अब बात करें इसके महत्व एवं उपयोग की बात करते हैं तो मूंगफली के अंदर 40% क्या है, ऑयल पाया जाता है। उसके बाद बात करें इसके अंदर जो चिकनाई है वो किस कारण होती है। जो चिकनाई है वो ओलिक व लिनोलिक एसिड के कारण होती है। ये अम्ल पाए जाते हैं जिस कारण इसके अंदर क्या है, चिकनाई आती है। इसके अंदर 40% तो क्या है, तेल पाया जाता है, और इस 25% क्या है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। 25% इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब अपने बात करें इसके क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट आपको पता ही है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, जो अपना हर वीडियो के अंदर सेम ही रहता है अपना जो ये पॉइंट। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो टेम्परेचर है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छी ग्रोथ के लिए। जो अपनी सोइल है वही सोइल है बलुई दोमट या दोमट मृदा, जिसे एलुवियल सॉइल्स भी कहते हैं, जिनका पीएच मान हर वीडियो के अंदर आपको पता है 5.5 से 7.5 होना चाहिए जिनका पीएच मान। और अच्छे जल निकास वाली मृदा इसके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। अब बात करें अपने इसके क्लासिफिकेशन की। अब अपने बात करते हैं मूंगफली का क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब है मूंगफली का वर्गीकरण। और अब मूंगफली का वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले है जो इसकी जो ग्रोथ के बेस पे है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ। तो सबसे पहले है वो है इरेक्ट टाइप, इसे यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो है बंच टाइप। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इन्हें कहने का मतलब है सीधे बढ़ने वाली मूंगफली भी कहते हैं। सीधे बढ़ने वाली ये मूंगफली होती है। जो इनका लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, कम होता है। जो इनका लाइफ साइकिल है वो कम होता है। ये क्या है, जल्दी तैयार हो जाती हैं तथा उपज है जो प्रोडक्शन है
जो प्रोडक्शन है, यानी कि कहने का मतलब अपनी जो यील्ड है वो क्या है, इसकी अधिक है, इसका लाइफ साइकिल कम है, और जो इसकी जो उपज है वो अधिक है। और इनके अंदर क्या है, डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। जो बात करें अपने डोरमेंसी की, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। और जो दूसरी है, पहले तो थी अपनी बंच टाइप, अब बात करते हैं दूसरी, जिसे स्प्रेडिंग टाइप कहा जाता है, यानी कि फैलकर बढ़ने वाली। अब इनकी जो बात करें तो सबसे पहले इनके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है। सबसे पहली बात, इनके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, लंबा होता है। उसके बाद और बात करें इसके अंदर, तो यह भूमि के ऊपर क्या है, फैलकर चलती हैं। यह फैलकर चलती हैं, जो दूसरी हैं वो सीधा बढ़ती हैं। तो इनके अंदर ये एक डिफरेंस है। तो इसीलिए इन डिफरेंस के कारण इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है सीधे बढ़ने वाली, यानी कि जिनका पौधा फैलता नहीं है, सीधा बढ़ता है। और जो दूसरी है वो फैलकर बढ़ने वाली है, इनका पौधा भूमि के साथ फैलता रहता है। जिस कारण से अगर ये फैलकर बढ़ेगी तो आगे अपने देखेंगे कि इसका सीड रेट भी कम होगा। जो सीधे बढ़ने वाली है उनका सीड रेट भी क्या होगा, अधिक होगा। अब बात करते हैं अपने सीधे सीड रेट की। तो सीड रेट की अगर अपने बात की जाए तो अपने हमेशा सर्टिफाइड सीड ही बोना है। और अब बात करें अपने बंच टाइप की, तो इसका जो सीड रेट है वो रहेगा 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जिसका सीड रेट है वो रहेगा 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो दूसरा है स्प्रेडिंग टाइप का, उसका सीड रेट रहेगा 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब बात करें स्पेसिंग की, तो जो बंच टाइप है उसकी स्पेसिंग रहती है L/P बराबर 45/10 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर। और जो फैलकर बढ़ने वाली है इनकी जो दूरी है वो 60/10 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और प्लांट से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब बात करें बोने की गहराई की, बोने की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ सोइंग, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक इनको बोना चाहिए। इससे ज़्यादा इनको नहीं बोना चाहिए, जिससे तो अंकुरण कम होता है। और एक ध्यान रखें कि अगर मूंगफली के अंदर 85% से कम अंकुरण है तो वो बीज खराब माना जाता है। अगर 85% या इससे अधिक अंकुरण है तो वो बीज अच्छा है। उसके बाद टाइम है, यानी कि बोने का समय। और बोने का समय वो क्या है कि विभिन्न जातियों के अनुसार इसका क्या समय अलग अलग है। लेकिन वर्षा प्रारंभ होने पर ज़्यादातर अपने क्या इसकी क्या सोइंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जून मध्य से लेकर जुलाई प्रारंभ तक अपने क्या इसकी सोइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके जो बुआई का तरीका है, सोइंग का मेथड है, वो है सीड ड्रिल के द्वारा ही है। सीड ड्रिल के द्वारा इसका क्या है, बुआई की जाती है। अब उसके बाद बात करें अपने जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन का जो पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जिसे कहते हैं पिगिंग। अभी पिगिंग क्या होती है, कहने का मतलब हिंदी के अंदर इसे अधिकालीन कहते हैं। अधिकालीन यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर ये फर्टाइल कैसे होता है और फर्टाइल होने के बाद इसके अंदर फ्रूट किस तरह से बनता है। तो ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है। अब इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो बात आएगी, इसके अंदर कुछ वर्ड आएंगे, जैसे कि आएगा ओवेरी। ओवेरी का मतलब होता है गर्भाधान। अब इसके अंदर ध्यान रखना, बार बार आपको वो डिफरेंस ना आए। उसके बाद कुछ शब्द बोले जाएंगे, जैसे कि फर्टिलेशन यानी कि निषेचन। उसके बाद जो आएगा
केर्नल्स यानी कि इसके बीज कहा जाएगा। तो ये कुछ शब्द आएंगे, इनका अपने को क्या है ध्यान रखना है। जैसे कि आएगा सेल्फ पोलिनेशन आएगा, यानी कि स्वतः निषेचन आएगा। तो अब इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि मूंगफली में निषेचन यानी कि फर्टाइल होने के बाद जो है ओवेरी का बढ़कर फली के रूप के अंदर क्या होता है विकास होता है। और फली का यानी कि निषेचन के बाद फली का बनना क्या कहलाता है, पैगिंग कहलाता है एरिकालीन। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि कहने का मतलब पहले निषेचन होगा। निषेचन के बाद में क्या है ओवेरी, यानी कि क्या होगा गर्भाधान। सबसे पहले फूल आए, फूल आने के बाद क्या हुआ फर्टाइल हुआ, फर्टाइल से क्या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ ओवेरी यानी कि गर्भाधान। उसके बाद में क्या है फली बनती है, गर्भाधान और फली। और जो यह प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है, अपनी पेगिंग कहलाती है। कहने का मतलब अधिकालीन कहलाती है। यानी कि मूंगफली में निषेचन के बाद ओवेरी का बढ़कर फली के रूप में विकास होना, और विकास कैसे होगा, मृदा के अंदर प्रवेश करना, यानी कि अधिकालीन कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी ओवेरी यानी कि निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो सुइयां बनती हैं, यानी कि कहने का मतलब कुछ इस तरह से वाइट कलर की लंबी लंबी धागे से निकलते हैं, वो क्या करते हैं भूमि के अंदर 5 से 7 सेंटीमीटर के अंदर क्या गहराई के अंदर चले जाते हैं। और यह जो धागे हैं ये धागे ही क्या होते हैं आगे मूंगफली बनते हैं, यानी कि फली का रूप लेते हैं। अब कहने का मतलब निषेचन सबसे पहले फर्टाइल हुआ, फर्टाइल के बाद गर्भाधान हुआ, गर्भाधान होने के बाद इन फलियों का इस तरह से बनना, यानी कि ये बनकर जब भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो क्या है पैगिंग यानी कि अधिकालीन कहलाती है। अब बात करें अभी बनते कैसे हैं। मूंगफली में प्रातः 8 बजे फूल खिलता है, 8 बजे प्रातः फूल खुल जाता है, 8 बजे फूल खुलता है। और दोपहर के समय इसके अंदर क्या होता है निषेचन होता है, और दोपहर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लगभग सभी जो इसकी जातियां उसके अंदर सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, और ये इतने कम समय के अंदर क्या है गर्भाधान कर लेते हैं। और गर्भाधान करने के बाद तुरंत बाद निषेचन होने के बाद क्या है फूल मुरझा जाता है, और जो इसकी करोला होती है वो बंद हो जाती है। और जैसे ये गर्भाधान होता है तो इसके अंदर से जो सुइयां हैं वो निकलना इस तरह से स्टार्ट हो जाती हैं, और जो ये सुइयां होती हैं वाइट कलर की सफ़ेद पतले पतले जो धागे होते हैं, यह भूमि के अंदर 5 से 7 सेंटीमीटर और कुछ जातियों के अंदर 2 से 7 सेंटीमीटर क्या होते हैं भूमि के अंदर गहराई के अंदर क्या है बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद ये क्या है मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, और इनके चारों तरफ और इसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक क्या है खोल बन जाता है, यानी कि जो कि होता है। और इस खोल के अंदर हर एक के अंदर 3 से लेकर 5 तक दाने बनते हैं, जिन्हें केर्नल्स कहा जाता है। और बाद में यह क्या है फली के अंदर पूरा परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो हुई अपनी पैगिंग। इसके बाद बात करते हैं खाद व उर्वरक, जो मैंने आपको बताई हुई है। हर FIM 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। उसके बाद बात करें NPK की, तो NPK की बात करें तो N30, फास्फोरस 40 और पोटाश 40। और पोटाश का हमेशा ही ध्यान रखना है कि इनके अंदर पोटाश जरूर देनी है। उसके बाद सिंचाई की बात की जाए, अगर सिंचाई की बात करें तो अपने को गर्मियों के अंदर हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर क्या अपने को सिंचाई करनी है। अगर वर्षा हो जाती है तो अपने को सिंचाई नहीं करनी। लगभग 2 से 3 सिंचाई की मूंगफली को क्या है आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बात करें निराई गुड़ाई की, तो निराई गुड़ाई के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू से ही बताता हूँ। जब प्लांट की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस समय पहले निराई गुड़ाई अपने क्या है करते हैं। और मूंगफली के अंदर 2 से 3 निराई गुड़ाई होती है, 2 से 3 निराई गुड़ाई की जाती है। अगर ये याद नहीं रहता तो बुआई के 25
दिन पश्चात फर्स्ट निराई गुड़ाई, दूसरी 45 दिन बाद और तीसरी 70 दिन बाद निराई गुड़ाई की जाती है। 2 से 3 निराई गुड़ाई पहली बात है, 2 निराई गुड़ाई के अंदर ही काम चल जाता है। और जिस समय पैकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, कहने का मतलब जब फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए और न ही मिट्टी चढ़ानी चाहिए। नहीं इससे क्या होती है, इसकी जो नसें होती हैं, यानी कि कहने का मतलब नसें यानी कि जो पैक्स होते हैं वो क्या है फट जाते हैं और जिससे क्या है उपज कम होती है। और फूल आने के समय करनी चाहिए जिससे क्या है कि नसें आसानी से भूमि के अंदर क्या है प्रवेश कर सकें। फूल आने के समय अंतिम निराई गुड़ाई अपने को करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपने इसकी किसकी कटाई की, फसल की कटाई और सुखाई। और कटाई और सुखाई कैसे करते हैं। जो गुच्छेदार फलियां हैं, जो गुच्छेदार वाली वैरायटी उसके अंदर 2 महीने तक फूल आते हैं और जो फैलने वाली हैं उसके अंदर 3 महीने तक फूल आते हैं। तो लगभग इसका जो लाइफ साइकिल है 105 से 120 दिन के अंदर क्या लगभग पूरा हो जाता है। और कुछ ही एक वैरायटियाँ जिनका लाइफ साइकिल 120 से 140 दिन का होता है, तो उस बात का ध्यान रखना है। और कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि पक चुके हैं, यानी कि जब पौधे की पत्तियाँ पीली पड़कर सूखने लगती हैं या पौधे मुरझाकर गिरने लगते हैं, या कहने का मतलब फलियों के छिलके का रंग यानी कि जो फलियाँ होती हैं उनके छिलके का रंग जब सुनहरा हो जाता है और फलियों के दाने के ऊपर का छिलका अधिक चमकदार रंग का होता है तो उस समय अपने को यह कटाई कर लेनी चाहिए। और कुछ ऐसा करते हैं कि धारियाँ अगर उसके ऊपर फली के ऊपर अच्छी तरह से धारियाँ दिखाई दे रही हैं तो उस समय अपने को क्या है उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और इसकी जो खुदाई है वो हाथों से उखाड़ कर की जाती है या जिसे रंदा कहते हैं, यानी कि उसको यानी कि ब्लेड हैरो भी कहा जाता है, से इससे इसकी क्या है खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद इसको खेत के अंदर ही खुला छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। सूखने के बाद फिर इनको निकाल लिया जाता है, इनकी थ्रेसिंग कर ली जाती है। उसके बाद बात करें अब उपज की, तो उपज की बात करें तो इसकी उपज है जो गुच्छेदार वैरायटियाँ हैं उनसे तो गुच्छेदार जो वैरायटी है उससे तो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है। और जो फैलने वाली हैं उनसे क्या है 12 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रतिकूल स्थिति यानी कि फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद इन सभी से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद स्टोरेज के लिए ध्यान रखना है कि इसके अंदर 5% से अधिक जब नमी होती है तो इनको स्टोरेज नहीं करना चाहिए। 5% की नमी पर ही इसको क्या है स्टोरेज किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, स्टोरेज करने के लिए इसके अंदर 5% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए।